अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस बिन अमीन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शेख हसीना वाजिद जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, जी अब तक आप तक भी ये इत्तला पहुंच चुकी होगी कि शेख हसीना वाजिद अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गई हैं और उन्होंने बांग्लादेश छोड़ दिया है, फरार हो गई है वो वहां से। शेख हसीना वाजिद के साथ ये हालात क्यों पेश आए, ये इनको अपनी कुर्सी क्यों छोड़ना पड़ी, इस तरह के हालात बांग्लादेश में क्यों बने, इस पर आज बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि 1947 में पैदा होने वाली शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश ही में पैदा नहीं हुई थी, लेकिन बल्कि ये उस वक्त के पाकिस्तान में पैदा हुई थी, जो कि ईस्ट पाकिस्तान समझा जाता था, कहलाया जाता था। पाकिस्तान की उम्र और शेख हसीना वाजिद की उम्र सेम है, बिल्कुल एक ही साल में दोनों वजूद में आए थे। शेख मुजीबुर रहमान जो कि बानी है बांग्लादेश के, ये उनकी साहबजादी हैं और इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें देखी हैं, बहुत सारी मुश्किलात देखी हैं और औरों के लिए भी इन्होंने बहुत मुश्किलात क्रिएट की हैं। इनको डिक्टेटर का ओहदा भी दिया गया है कि ये एज ए डिक्टेटर काम करती रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि इनको जो जिंदगी में सदमे पहुंचे हैं, परेशानियां पहुंची, तकलीफ पहुंची हैं, वो क्या थी। तो सबसे पहला बड़ा जो धचका इनको लगा था वो 1975 में लगा था। 15 अगस्त 1975 को शेख हसीना के वालिद शेख मुजीबुर रहमान के घर पर आर्मी की रेड होती है, फायरिंग होती है, अंधाधुंध फायरिंग होती है और शेख मुजीबुर रहमान अपनी फैमिली के साथ होते हैं। वो दरवाजे बंद कर देते हैं, अंदर से कुंडी लगा देते हैं और जब फायरिंग का सिलसिला थम जाता है तो उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान फौज के कहने पर दरवाजा खोलते हैं और दरवाजा खोलने के बाद पूछते हैं कि क्या मसला है। उनको लगता है कि शायद फौज इक्तदार में आना चाहती है, फौज ने टेक ओवर कर लिया है और मुझे अभी एक सियासी कैदी बना दिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। उनकी तवक्को के बिल्कुल बरक्स से काम होता है और उनको गोलियों से भून दिया जाता है, 18 गोलियां दाग दी जाती है, उनको सीने को छलनी कर दिया जाता है और इसके अलावा उसके साथ साथ जो बाकी लोग होते हैं फैमिली मेंबर्स, उनको भी कत्ल कर दिया जाता है, वहीं पर उनको गोलियां मार दी जाती है और फौज इक्तदार संभाल लेती है। ये खबर शेख हसीना वाजिद पर बिजली की तरह गुजरती है और एक ऐसा लगता है जैसे उनके ऊपर एक पहाड़ टूट पड़ा है। शेख मुजीबुर रहमान की फैमिली में सब लोग मारे गए थे उस रेड में, सिवाय शेख हसीना वाजिद के और इनकी एक और बहन के। और इनकी खुशकिस्मती ये थी कि ये लोग उस वक्त मुल्क में नहीं थे, बांग्लादेश में नहीं थे, बांग्लादेश से बाहर थी शेख हसीना वाजिद, अपनी तालीम के सिलसिले में बाहर गई हुई थी और उसके बाद उन्होंने वापस आना उस वक्त मुनासिब नहीं समझा और ये उनका एक अच्छा फैसला था, क्योंकि उस वक्त फौज इक्तदार में थी और वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। अगर शेख हसीना वाजिद उस वक्त आ जाती तो शायद उनको भी उसी वक्त कत्ल कर दिया जाता। शेख हसीना वाजिद ने उस वक्त अकल से काम लिया और उस वक्त नहीं आई, और जब कुछ अर्सा गुजर जाने के बाद ये वापस बांग्लादेश आई तो लोगों ने उनको पलकों पर बिठाया, लोगों ने इनका बहुत ही जबरदस्त इस्तकबाल किया, हजारों की तादाद में लोग इनको लेने एयरपोर्ट पहुंचे। ये ठीक उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी को जुल्फिकार अली भुट्टो के शहीद होने के बाद लोगों ने पलकों पर बिठाया, लोगों ने उनको बहुत ज्यादा इज्जत दी, लोग आज भी उनको याद करते हैं, उनके साथ एक लोगों की इमोशनल अटैचमेंट है और उसी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी को, उनकी बाकी फैमिली को भी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। यही शेख हसीना वाजिद के साथ भी हुआ। वो आई और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन में भी अपना पार्ट प्ले किया। पहले इलेक्शन में तो उनको नाकामी हुई, लेकिन दूसरी मरतबा जब उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया तो उनको अक्सरियत मिली और वो प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो गई। एक और आपको मैं बात बताऊं, अहम बात, कि शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश की वाइट प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर विराजमान रहने वाले होने का रिकॉर्ड रखती है और 3 मरतबा मुसलसल प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी हैं और अभी जो इनका टेन्योर था वो तीसरा मुसलसल टेन्योर था और 20 साल से भी जायद का अरसा ये प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर रह चुकी हैं। ये बहुत बड़ी बात है और बांग्लादेश की हिस्ट्री में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। बहरहाल शेख हसीना वाजिद पर मुतअद्दिद बार ऐसा हुआ कि असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए, उनको 19 मरतबा उनको कत्ल करने की कोशिश की गई, मगर खुशकिस्मती से वो बच जाती थी। कई मरतबा उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे गई और उन्होंने जेल की जो सख्तियां हैं वो बर्दाश्त की और इसके अलावा भी अपोजिशन जो रहनुमा है, लीडर्स हैं, उनकी तनकीद का निशाना भी इनको बहुत मरतबा बनाया गया, लेकिन ये डटी रही, इन्होंने अपना मकसद नहीं छोड़ा और प्राइम मिनिस्टर भी बनी, बांग्लादेश के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन एक और डार्क साइड भी इनकी है, इनको एक डिक्टेटर भी समझा जाता है। जब ये पावर में आई तो इन्होंने लोगों को चुन चुन कर सजाएं दी, इन्होंने लोगों को चुन चुन कर जेलों में डाला, कत्ल किया, कत्ल करवाया, फांसियां लगवाई। उसमें इनके ओपोनेंट्स भी शामिल हैं, अपोजिशन की जमातें भी शामिल हैं, फौज के लोग भी शामिल हैं, वो लोग जो इनके वालिद के कत्ल में मुलविस थे उनको भी इन्होंने कैफियत किरदार तक पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इनके साथ जो जुल्म हुए, जो इनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए, उसमें जो लोग मुलविस थे उनको भी इन्होंने सजाएं दिलवाई। इनके खानदान को खत्म करने में, उनको तकलीफें पहुंचाने में जो लोग शामिल थे उनको भी इन्होंने बहुत ज्यादा तकलीफें दी। शेख हसीना वाजिद की कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं
जिसकी वजह से लोगों को फायदा हुआ, बांग्लादेश को फायदा हुआ। नंबर वन ये कि उन्होंने जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ बांग्लादेश की, उसको स्टेबल किया, उसको कंसिस्टेंटली ऊपर लेके जा रही हैं। उसमें उनको भारत की भी बहुत सपोर्ट हासिल है। इसके अलावा जो माइनॉरिटीज हैं उनको उन्होंने इक्वल हुकूक दिए, इक्वल राइट्स दिए, और यही वजह थी कि माइनॉरिटी के लोग उनको वोट देते थे, वोट करते थे, उनको पसंद करते थे, बहुत ज्यादा उनके साथ उनकी अटैचमेंट थी। और तीसरी बात, उन्होंने मिलिट्री को पॉलिटिक्स से बाहर रखा। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी एक तारीख है कि मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है और इक़्तिदार संभाल लेती है और पॉलिटिशियंस जो हैं उनको साइड पर कर दिया जाता है। लेकिन शेख हसीना वाजिद ने ये ट्रेंड खत्म कर दिया। इनकी एक नेगेटिव पॉइंट है, वो ये है कि इन्होंने चुन चुन के, जिस तरह मैंने आपको बताया, अपने ओपोनेंट्स को सजाएं दी। इस वक्त भी 10,000 से जायद ओपोजिशन जमातों के लोग जेलों के अंदर कैद हैं। ये बहुत हैरान कुन है, ये बहुत अलार्मिंग है। इतनी बड़ी तादाद, मतलब आप ओपनली जो है वो करते हैं, ओपोज करते हैं, ओपनली आप कहते हैं कि मेरे हाथ में छड़ी है, मेरे हाथ में लाठी है, मैंने इसका इस्तेमाल करना है, मेरा जो कर सकते हो कर लो। और ये बांग्लादेश में होता है। और इक़्तिदार में रहने के लिए आपको इस तरह के हरबे इस्तेमाल करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आपका ओपोनेंट आ गया मैदान में तो आपको हुकूमत से हाथ धोना पड़ सकता है, और आप वो नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है जो मैंने किया है मेरे साथ भी यही होगा। और बांग्लादेश में ये रिवायत है, बांग्लादेश में ये ट्रेंड चलता है, ट्रेडिशन है कि जो पावर में होता है वो अगले की बहुत ज्यादा तजलील करता है, उसको नहीं छोड़ता कहीं का, जान से भी उसको मारना पड़े उसकी भी उसको परवाह नहीं होती। तकरीबन 1 महीना पहले ये हालात क्रिएट हुए कि लोग सड़कों पर आना निकल कर आना शुरू हो गए। खास तौर पर स्टूडेंट तबका जो है वो सड़कों पर आ गया, और उनकी एक ही डिमांड थी, और डिमांड ये थी कि हमारे यहाँ जो कोटा सिस्टम है, सरकारी नौकरियों में जो कोटा लोगों को दिया जाता है उसको कम किया जाए, उसको खत्म किया जाए। और वो कोटा सिस्टम ये था कि 1972 में एक उसूल बना था, एक कानून बना था कि जो लोग फ्रीडम फाइटर्स थे, यानी जो कि जंग आजादी में लड़े थे, उसमें फौजी लोग भी शामिल थे, सिविलियंस भी शामिल थे, उनकी फैमिलीज को 30% सरकारी कोटा दिया जाएगा, यानी कि 100 में से 30 सीटें उनकी होंगी। उसके अलावा जो बाकी लोग हैं, माजूर हैं, माइनॉरिटीज हैं, बाकी का कोटा तकरीबन 22 से 23% उनका था, और सिर्फ 47-48% कोटा उन लोगों के पास था जो कि आम शहरी हैं और जो कि मेरिट के ऊपर जिनका इंतखाब होना था सरकारी इदारों में नौकरियों के लिए। तो लोग इसके खिलाफ निकल आए। लोगों ने कहा कि इस चीज को खत्म किया जाए। खास तौर पर जो 30% का कोटा फ्रीडम फाइटर्स को दिया जाता है, उनकी फैमिलीज को दिया जाता है, उसको खत्म किया जाए, और हमें एक बड़ी तादाद में कोटा मेरिट के ऊपर हमें जगह चाहिए, सीटें चाहिए। और ये वजह है जिसकी वजह से हमारे मुल्क में बेरोजगारी है, गुर्बत है, और हमें इस चीज को अगर फाइट करना है, इसको खत्म करना है, तो ये सिस्टम हमें खत्म करना होगा। शेख हसीना वाजिद और उनकी गवर्नमेंट डट गए कि नहीं करते खत्म, आपने जो करना है कर ले। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, घरों से निकले, जलाओ गिराव होता रहा। और इसमें चूंकि पुलिस वो स्टेट के साथ होती है, पुलिस जो है वो ऑर्डर्स की मुंतजिर होती है, पुलिस ने भी भरपूर हुकूमत का साथ दिया और उन्होंने बहुत लोग कत्ल किए। 300 से ज्यादा लोग इस वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, और इस 1 महीने के अंदर, इन प्रोटेस्ट के अंदर। और इस वक्त भी शेख हसीना वाजिद की हुकूमत जब थी तो उन्होंने कर्फ्यू नाफिज करवाया हुआ था, और उनकी यही ख्वाहिश थी कि अब भी जितने भी लोग मरते हैं मरने दें, कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ेंगे। लेकिन लोग डटे हुए थे, लोगों ने कहा हम अपना हक लेकर जाएंगे, और आखिरकार उन्होंने अपना हक ले भी लिया। ये जो कुछ मुकम्मल तौर पर तो कोटा सिस्टम खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसमें नरमी आ गई, उसका रेशो कम कर दिया गया। लेकिन अब लोग कह रहे थे कि नहीं, शेख हसीना वाजिद को इस्तीफा देना पड़ेगा। जब तक ये इस्तीफा नहीं देंगी हम अपने घरों में नहीं जाएंगे, हम रोडों पर ही रहेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम जलाओ घेराव करेंगे, और हम जब तक अपना हक नहीं ले लेते तो तब तक हम अब वापस नहीं जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे। इन हालात में सिर्फ वो लोग नहीं थे जेन्युइन के जो थे, जो घरों से निकले थे, जिनको अपना हक चाहिए था। ओपोजिशन जमातों के लोगों ने, उनके सपोर्टर्स ने, उनके जो लीडर्स बाहर बैठे थे, जेलों में नहीं थे, उन्होंने भी इस मौके को गनीमत जाना और इन्होंने भी उसको यूटिलाइज किया। यानी कि तंदूर गर्म था, सबने अपनी रोटियां पकाना शुरू कर दी, और आखिरकार हसीना वाजिद के ऊपर प्रेशर बिल्ड हुआ। आर्मी चीफ की तरफ से उनको वार्न किया गया कि आप रिजाइन दें, और विद इन 45 मिनट्स हसीना वाजिद ने न सिर्फ रिजाइन दिया, बल्कि आर्मी के हेलीकॉप्टर में वो मूव कर गई, फ्लाई कर गई इंडिया, और भारत जा पहुंची है। और ये तलात अब तक की हैं। अब भारत उनको सियासी पनाह देगा या नहीं देगा, वापस कर देगा, क्योंकि कुछ इत्तलात ये भी हैं कि भारत ने इनकार कर दिया है उनको सियासी पनाह देने से, और वो किसी और मुल्क का भी उन्होंने रुख कर लिया है।
اس کی اطلاعات بھی سامنے آ جائیں گی. لیکن اس وقت جو حالات ہے بنگلہ دیش میں, لوگ جشن منا رہے ہیں, لوگ خوش ہیں, لوگ اندر گھس گئے تھے پرائم منسٹر ہاؤس کے, اور وہاں پر انہوں نے جھنڈا لہرایا بنگلہ دیش کا, جیسے انہوں نے بنگلہ دیش فتح کر لیا. اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ ایک سویلین ڈکٹیٹر سے آپ کی جان چھوٹی ہے, جو کہ آپ کی جان کسی صورت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا, مگر آپ نے اپنے زور سے, اپنے طاقت سے, اپنے زور بازو سے اس کو ہٹایا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب حالات یوں لگ رہے ہیں کہ یا تو ملٹری جو ہے وہ ٹیک اوور کر لے گی, لیکن میرے خیال سے یہ آئیڈیل سچویشن تھی. اگر ملٹری نے ٹیک اوور کرنا ہوتا, آنا ہوتا, تو ملٹری آ چکی ہوتی. لیکن انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ایک ٹیمپرری گورنمنٹ تشکیل دی جائے گی جو کہ ٹیک اوور سنبھالے گی, ملک کا تمام انتظامات سنبھالے گی, حکومت کرے گی, اور اس کے بعد الیکشنز اپنے وقت پر ہوں گے. اور جنوری 2025 میں الیکشنز شیڈولڈ ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنوری سے پہلے الیکشنز ہو جائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنوری ہی میں الیکشنز ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن نہ ہو اور فوج ٹیک اوور کر لے. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.